हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUCET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का सॉल्यूशन, जिसमें हम जो भी पेपर डिस्कस करेंगे उसको 3 तरीके से डिस्कस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम जानेंगे करेक्ट आंसर कौन से हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो ये है कि बाकी जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो इनकरेक्ट क्यों है। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ पाएंगे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आप बेनिफिटेड होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो successcurve.in हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जा चुके हैं। वहाँ पे आप बहुत सारे मॉक टेस्ट इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अगर आप CUCET एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए कंप्लीट CUCET प्रिपरेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। डिफरेंट फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी सिलेबस में आने वाले होंगे उससे रिलेटेड पूरी तैयारी कराएगी। तो उसके लिए आपको सिंपली जुड़ना है हमारे चैनल से और हमारे वेबसाइट से। सिंपली आप लॉगिन करेंगे, फ्री मॉक टेस्ट में खुद को लॉगिन करके मॉक टेस्ट देंगे तो आप इजीली हमारे वेबसाइट से जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा वेबसाइट है successcurve.in, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और बाकी अपनी CUCET की पूरी तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म पे पा सकते हैं। तो जुड़िए और बाकी अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आज हम डिस्कस करते हैं जो पहला क्वेश्चन है CUCET 2018 बायोलॉजी का। उसमें पूछा गया है कि DNA is considered as genetic material why, and the given options are: option A autocatalytic property of DNA, heterocatalytic property of DNA, mutability of DNA, and option D all the above। तो यहाँ पे सिंपली हमें समझना ये है कि DNA जो है उसको जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसीडर किया जाता है। तो जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑटो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, तो ऑटो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए बेसिकली होता क्या है, ये है कैपेबिलिटी ऑफ डीएनए, या ये कहिए ऑटो यानी कि सेल्फ कैपेबिलिटी ऑफ डीएनए टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज। तो इसको हम सिंपली रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो हेट्रोकैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि एमआरएनए हो गया, तो ये हो गया हेट्रोकैटेलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। और म्यूटेबिलिटी ऑफ डीएनए, जैसे कि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए हो गए, इन सब में होती है म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनहेरिटेड होता है, स्टेबली इनहेरिटेड होता है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी और उसके इनहेरिटेंस से रिलेटेड आते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कंसीडर किया जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब मैच करते हैं। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसीडरिंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन अ वे that any plane passing through central oral arboreal axis, ये एक्सिस स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, splits animal into mirror images is called, and the given options are bilateral symmetry, radial symmetry, asymmetry and symmetry। तो सिंपली हमें ये समझना है कि अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहाँ पे सिमेट्री के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, सबसे पहले एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो ये जो सिमेट्री के आधार पर डिवीजन किया गया था एनिमल किंगडम में। तो जो ए सिमेट्री है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री तो सबसे पहले ये समझिए कि होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, तो इसको आप हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड होना ही कहलाता है सिमेट्री। तो ये सिमेट्री यानी कि आप किसी भी प्लेन से उसको स्प्लिट करिए, डिवाइड करिए, तो वहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, तो हो जाएगा ये सिमेट्री। एग्जाम्पल आप याद रखना चाहें तो स्पॉन्जी याद रख सकते हैं पोरीफेरा किंगडम में। और जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो बॉडी पार्ट्स होता है इस तरीके से होता है कि कोई अगर सिंगल प्लेन हम पास कर रहे हैं उसके लोअर एक्सिस से या अपर एक्सिस से, और उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, लोअर पार्ट हो अपर पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तब जाके वो मिरर इमेजेस में स्प्लिट होता है। तो ये एग्जांपल्स आते हैं वर्टिब्रेट्स, और ये है बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमन हो गए, तो यहाँ पे आप जब लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तभी जाके आपको इक्वल डिवीजन मिलेगा,
इक्वल, जैसे कि मिरर इमेजेस की बात कर लें वैसा होगा। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है कि जब हम सेंट्रल ओरल आर्बोरल एक्सिस को कोई भी प्लेन पास करते हैं तो स्प्लिट होता है मिरर इमेजेस में। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें रेडियल सिमेट्री के बारे में पूछी जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रेंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड द गिवन ऑप्शंस आर सेंस स्ट्रेंड, एंटी सेंस स्ट्रेंड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहाँ पे किसको टेम्पलेट स्ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है यही ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड जो होता है, जो mRNA होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और ये जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है सब जब सेम होता है, बाकी यूरेसिल यूज होता है थाइमिन की जगह। तो बस इतना सा अंतर होता है। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसी को तो सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसी को सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन में कोडिंग स्ट्रैंड नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए में सेंस स्ट्रैंड दिया हुआ है। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेंस स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग माइटोसिस chromosomes distribution to daughter cell is options given are equational, reductional, both A and B and D none of the above। तो डिवीजन जो होता है क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डाउटर सेल का, उसमें बात करें हम सबसे पहले जानते हैं कि डिवीजन कैसे कैसे हो सकता है। तो एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का, और जो दूसरा होता है मियोसिस। तो जो माइटोसिस और मियोसिस है इनमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस वो ये है कि जो माइटोसिस होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाउटर सेल का वो होता है इक्वल, और जो मियोसिस है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउटर सेल होता है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए जो माइटोसिस है यहाँ पे क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, इसीलिए इस डिवीजन को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं बाई हाफ, इसीलिए इस डिवीजन को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तो ये हो गया माइटोसिस और मियोसिस में बहुत ही सिंपल और कॉमन डिफरेंस। और इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए कि आपके पास 16 क्रोमोसोम्स है, 16 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल के पास, तो अगर इनमें माइटोसिस होता है तो आपको जो डाउटर सेल है यानी कि इक्वल जाएगा, तो यानी कि 16-16 जाएगा क्रोमोसोम। तो ये हो गया केस माइटोसिस का। अगर मान लीजिए आपके पास 16 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में और वहां पे अगर डिवीजन होता है तो जो डाउटर सेल के पास जाएगा वो जाएगा 8 एंड 8। यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं कि जो डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 से इसका नंबर हाफ हो जा रहा है, तो यही होता है मियोसिस, इसलिए नंबर इसमें हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है इसको। और माइटोसिस में इक्वल रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16 क्रोमोसोम्स हैं तो डाउटर सेल में भी 16-16 जा रहे हैं, तो इसलिए ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय लोकस एंड द गिवन ऑप्शंस आर an alternative form of a gene, the position of a gene on a chromosomes, and option C is cellular structure composed of DNA and protein, and option D is the position of centromere in the chromosome। तो यहाँ पे जो लोकस होता है यहाँ पे सिंपली हमें डिफिनीशन बताने हैं, और जो लोकस होता है वो होता है पोजीशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम्स। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन साथ ही ये समझना है कि जो बाकी ऑप्शन दिए हैं वो इनकरेक्ट क्यों है। तो जो ऑप्शन ये दिया हुआ है ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है वो होता है एलील। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोज होता है डीएनए प्रोटीन, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया दिए हुए क्वेश्चन के लिए। और ऑप्शन डी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। जैसे कि जो डिवीजन हो गया क्रोमोसोम्स का पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे, उसके आधार पे 4 डिवाइड किए गए हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। तो ये जो डिवीजन किया गया है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे किया गया है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लोकस इज द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन ए क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल एंड द गिवन ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली हमें ये बताना है यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में कि सेल विद इन ए सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं। तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके साथ आप एक चीज और जान जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये दोनों सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम्स होता है। अब जब राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस इनकी मशीनरी खुद की हो गई, खुद का डीएनए हो गया, और ये होते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो ये है विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की, इसलिए इनको कहा जाता है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि यहाँ पे पाए जा रहे हैं राइबोसोम। तो अगर ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्लोरोप्लास्ट भी दिया रहता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता क्लोरोप्लास्ट। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो राइबोसोम्स है आपको पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये होता है वेसिकुलर ट्रैफिकिंग यानी कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, और जो सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन इन एनिमल। तो ये सबका एक बेसिक फंक्शन हो गया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो हो सके कि अगले एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर होगा गिवन क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड इन ए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, एंड द गिवन ऑप्शंस आर 9:3 and 3:1, and option B is 1:1:1:1, and option C is 1:2:2:1, and option D is 7:1:1:7। तो ये है ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शन में जाने से पहले हम जानते हैं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली होता यह है कि कोई भी F1 हाइब्रिड है, अगर आप उसको क्रॉस कर दे रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो हमें क्या करना है कि F1 हाइब्रिड की जगह हमें चाहिए F1 डाई हाइब्रिड, और रिसेसिव पेरेंट की जगह चाहिए हमें डबल रिसेसिव पेरेंट। तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए, सिंपली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही आप अगर सिंपल में कम समय में करना चाहते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो बस क्वेश्चन को समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। तो हम इसको लेते हैं F1 डाई हाइब्रिड, कोई भी कैरेक्टर, तो मान लीजिए हम शेप, सीड शेप और कलर को ले लेते हैं। तो ये हो गया शेप के लिए हाइब्रिड, और ये कलर के लिए हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वैसे ही डबल रिसेसिव की बात करें सेम कैरेक्टर की, तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग को यूनिट स्क्वायर से आप क्रॉस कर लीजिए, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और यहाँ से आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, वो मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब आप इसको यूनिट स्क्वायर बनाएंगे तो आपको एक ही जीनोटाइप मिलेगा, वो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो सिर्फ एक ही जीनोटाइप मिलेगा, और यही जीनोटाइप हो गया आपका। तो बात करते हैं हम जीनोटिपिक रेशियो की, तो ये जो जेनेटिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1:1:1। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपली आप अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते तो आपको 1:1 आता, इसको आप दो बार मल्टीप्लाई कर देते तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सिंपली हमें टेस्ट क्रॉस समझना है और उसको हमें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1:1:1:1। And the next question is which one of the following is a sort of chromosomal aberration? तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ट्राइसोमिक, इन्वर्जन, हैप्लॉइड एंड नलिसोमिक। तो देखिए जो क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया, इसको हमें समझना है कि जो क्रोमोसोम में म्यूटेशंस होते हैं उसके आधार पर दो डिवीजन किए गए हैं। एक हो गया आपका जेनेटिक म्यूटेशन, और दूसरा हो गया आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो ये किस आधार पे किए गए हैं? जो जेनेटिक म्यूटेशन किया गया है वो किया गया है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पे, और जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है वो है स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया क्रोमोसोमल एबेरेशन, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स। और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में, और जो क्रोमोसोमल एबेरेशन में आते हैं स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो रिजल्ट आता है उसमें आता है डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन
और ट्रांसलोकेशन। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए। तो इन्हीं में से जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो हो जाएगा इन्वर्जन। बाकी ये जो ट्राइसोमिक हो गया, हैप्लॉइड हो गया, नलीसोमिक हो गया, ये सब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रिजल्ट हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशन में आते हैं। तो ये सब बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गए और ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इन्वर्जन। Next question is Fleming used dash bacterium culture during the discovery of penicillin। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एंटेरोबैक्टीरिया, सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो फ्लेमिंग्स ने यूज किया था, उन्होंने जब कल्चर किया था, जब डिस्कवरी की गई थी पेनिसिलिन की, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में ये जब उन्होंने किया था तो उन्होंने लाइसोजाइम इसको यूज किया था और जो इन्फेक्शन में हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में, उसको स्टडी करके इन्होंने किया था। तो इसमें जो इन्होंने कल्चर में जिस बैक्टीरिया का यूज किया था उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग यह है कि जो स्टेफाइलोकोकस है और स्ट्रेप्टोकोकस है, यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ऐसा नहीं होना है आपको, इस कंसेप्ट को याद रखना है कि उन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किया था वो स्टेफाइलोकोकस था। और लाइसोजाइम को याद रखना है, वो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो ह्यूमन बॉडी में उसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा सही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is correct, and the given options are Lamarck theory, struggle for existence, Darwin theory, use and disuse of organs, biogenetic law, recapitulation theory, and option D all of the above। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट चूज करना है। तो जो लेमार्क थ्योरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको पता है कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था ये दिए थे डार्विन ने। ये डार्विन का बहुत ही मतलब फेमस थ्योरी है, यहाँ पे मतलब हर बच्चों को पता होता है। तो ये हो गया इनकरेक्ट। और जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन था, यानी कि जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा डेवलप होगा, अगर आप किसी ऑर्गन को नहीं यूज करते हैं तो नहीं डेवलप होगा, यानी कि नहीं यूज करेंगे तो जंग लग जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये दिए थे लेमार्क ने। और जो डार्विन थ्योरी था वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन ए और बी तो आपको एकदम क्लियर दिख रहे हैं कि दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो जो करेक्ट है वो है बायोजेनेटिक लॉ रिकैप्सुलेशन थ्योरी, जो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। तो अर्नस्ट हैकेल का ये थ्योरी था। ये थ्योरी ये कहता था कि जो ऑन्टोजेनी है वो रिपीट करता है फाइलोजेनी को। और ये जो थ्योरी है रिकैप्सुलेशन थ्योरी, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा था। तो करेक्ट आंसर जो होगा, जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ रिकैप्सुलेशन थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, व्हिच मींस द थ्योरी स्टेट्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। और ये जो थ्योरी थी इसने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इसके स्टडी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ रिकैप्सुलेशन थ्योरी। Next question is a lysozyme is a options are bacterium containing viral nucleic acid, virus replicating in a bacterial cell, virus attached to a bacterial host cell, protein capable of destroying bacterial cell। तो जो लाइसोजेन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियम जीनोम विथ होस्ट जीनोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड है उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सबसे करेक्ट आंसर है दिए हुए क्वेश्चन के लिए। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज biomembrane having maximum fluidities and the given options are thylakoid membrane, chloroplast envelope, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिए हुए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें पूछा गया है मैक्सिमम फ्लूइडिटी है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फ्लूइड मेम्ब्रेन है, फ्लूइडिटी है इस मेम्ब्रेन की, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये सब पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज seed made its appearance for the first time in, and the given options are angiosperm, cryptogame, gymnosperm and none of the above। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो कंसेप्ट समझना है। पहला ये कि क्रिप्टोगेम्स क्या है और फेनेरोगेम्स क्या है। तो जो क्रिप्टोगेम्स है ये है नॉन सीड वाले। तो ये जो क्रिप्टोगेम्स है इनमें आते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। और जो फेनरोगेम्स होते हैं इसमें आते हैं जिम्नो और एनजीओ। तो जो जिम्नो है ये है नॉन फ्लावरिंग
लेकिन इसमें होता है सीड का अपीयरेंस, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग एंड सीडेड, और जो एंजियोस्पर्म है ये होते हैं फ्लावरिंग एंड सीडेड। तो दिए हुए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीड मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीड की कोई बात नहीं है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो तक सीड पहली बार आ रहे हैं जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग है और यहाँ पे है सीड, और ये जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग के साथ साथ सीडेड है। तो यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे पूछ ले एग्जाम में कि फ्लावरिंग एंड सीडेड, आपसे पूछ ले नॉन सीडेड, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं हिस्ट्री मतलब सीड अपीयरेंस से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज जिम्नोस्पर्म। Next question is, in carrier mediated diffusion, molecules move from a region of, and the given options are higher concentration to lower concentration with the use of energy. Next option is higher concentration to lower concentration without the use of energy, lower concentration to higher concentration with the use of energy, and option D is lower concentration to higher concentration without the use of energy। तो यहाँ पे जो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे यूज होता है कैरियर प्रोटीन। तो अब यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन यूज होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगती होगी एनर्जी। तो जो एनर्जी लगती है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मूव होते हैं वो होते हैं अपहिल, यानी कि लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे लगेगी एनर्जी और यहाँ पे अपहिल होगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी is the correct answer for the given question, so option C is the correct answer. Next question is, exit from the cell cycle and remain dormant for a long time by a cell is represented by one of the following phase of the cell cycle, and the options are G0 phase, G1 phase, G2 phase and M phase। तो आपको पता होगा कि जो सेल साइकिल है यहाँ पे शुरू होता है G1, S, G2 और एक क्विसेंट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं G0। तो क्विसेंट स्टेज की खासियत यह है कि यहाँ पे कोई सेल डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सेल जो होता है ना रेस्ट करता है, तो ये रेस्टिंग फेज है, इसी को क्विसेंट फेज भी बोला जाता है और G0 फेज बोला जाता है। तो यही है कि एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल से जब सेल साइकिल से निकलता है तो रिमेन डोरमेंट होता है लॉन्ग टाइम के लिए, और वही जो फेज रिप्रेजेंट करता होता है G0। तो इसके लिए करेक्ट आंसर तो हो जाएगा G0 फेज। बाकी जो G1 फेज है ये ग्रोथ फेज है, S फेज है डीएनए सिंथेसिस फेज है, G2 फेज यानी कि ग्रोथ होता है और यहाँ पे प्रिपरेशन होता है माइटोसिस के लिए, और बाकी M फेज तो है ही माइटोसिस के लिए। तो बाकी सब फेजेस जो ये दिए हुए हैं उनको भी समझना जरूरी है। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज G0 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड द गिवन ऑप्शंस आर पैंक्रियास, लिवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो जो हार्मोन इंसुलिन है ये सीक्रेट होता है बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेंगर हैंस, और ये है पैंक्रियास से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, दैट इज पैंक्रियास। Next question is, pyramid of energy in grassland and pond ecosystem is always. Options are inverted only, upright only, first inverted then upright, all the above। तो जब भी पिरामिड ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ पे हमेशा ही जो इकोसिस्टम होता है चाहे कुछ भी हो, ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, लैंड हो, कोई भी इकोसिस्टम पूछे आपको सिंपल अपराइट सोचना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपराइट होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी होता है इस ट्रॉपिक लेवल पे क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटते जाता है, इसलिए ये होता है अपराइट। और इसके साथ ही जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो होता है यूनिट डायरेक्शनल। तो ये बाकी जो लॉजिक हो गए, बाकी इसके लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपराइट होता है हमेशा कोई भी इकोसिस्टम हो, क्योंकि एनर्जी इस ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज करती है और एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। ये सब रीजन हो गए करेक्ट आंसर के लिए, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अपराइट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू, ऑप्शंस आर मीन, मीडियन, मोड, ऑल द अबव। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका जो मेजर है अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तो ये तीनों के तीनों रेफर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव। Next question is, which organism possesses characteristics of plants and animals? And the given options are
बैक्टीरिया, मोनेरा, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा। तो ये क्वेश्चन इवोल्यूशन से रिलेटेड है और वहां पे आपने पढ़ा होगा जो यूग्लिना है ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए यूग्लिना, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is glucose is a options given are polysaccharide, disaccharide, monosaccharide, oligosaccharide। तो जो ग्लूकोज है ये है मोनोसैकेराइड्स। बाकी जो पॉलीसैकेराइड्स हो गए ये हो गए सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब हो गए पॉलीसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में आपको याद रखना है सुक्रोज हो गए, ये डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है। और ओलिगोसैकेराइड में भी ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये फॉर्म होता है दो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट को ज्वाइन करके। तो ये बाकी सब ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ओनली करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है मोनोसैकेराइड, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन विथ ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, तो जो ओ निगेटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबसे ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये जो ओ निगेटिव है यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं ये होते हैं एब्सेंट। इसके साथ ही एक चीज और याद रखिए कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में पूछ दे तो ये भी पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, बी निगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी, ए बी निगेटिव को भी, तो ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ओ पॉजिटिव। बाकी ऑप्शन में ओ निगेटिव नहीं दिया हुआ है तो आप ओ पॉजिटिव कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी ओ पॉजिटिव ही दिया हुआ था। Next question is phenylalanine is the options given are dipeptide, glycoprotein, aliphatic amino acid, aromatic amino acid। तो यहाँ पे जो फिनाइल एलेनिन है ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसके साथ दो और याद रखने आपको, फिनाइल एलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया और हो गया आपका टाइरोसिन। तो ये जो तीन है ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में तो यहीं से एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। तो जो स्लाइटली बेसिक होता है पीएच ऑफ ब्लड, तो आपको ये पीएच का चार्ट याद होगा। यहाँ से 0 से शुरू होता है, बीच में आता है 7 जो कि होता है न्यूट्रल, और ये 14। तो इधर बढ़ेंगे आप 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये होता है बेसिक, और 7 से कम तो आपको ये होता है एसिडिक। तो जो 7.4 होता है ये होता है स्लाइटली बेसिक पीएच होता है नॉर्मल ब्लड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल्स produced during conversion of one glucose molecule to yield two molecules of pyruvate। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 2 1 5। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है यहाँ पे बनते हैं दो पायरुवेट, दो NADH और दो ATP यहाँ पे लगते हैं। तो ये है नेट प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि NADH मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम ऑब्वियस है कि दो होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज substrate level phosphorylation occurs in and the given options are mitochondria, chloroplast, cytosol and lysosome। तो जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है एडीपी से एटीपी का बनना, तो ये जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है ये दो ही बार होता है। एक तो होता है आपको ग्लाइकोलिसिस के दौरान एंड द सेकंड वन इज ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कहाँ होता है, ये नहीं पूछ रहा है कि कब होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन में साइटोप्लाज्म दिए नहीं हुए हैं। और जो क्रेब्स साइकिल होता है ये होता है इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए हुए क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है ये ऑकर होता है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के समय भी होता है, ग्लाइकोलिसिस के समय भी होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म ऑप्शंस में दिए नहीं हुए हैं। और जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थे आज के सेशन के सारे क्वेश्चन 2018 बायोलॉजी के। बाकी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के लिए, फ्री मॉक टेस्ट के लिए, जैसे कि शुरू में हमने बताया, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सपोर्ट, यानी कि ये कहिए कि अगर आप CUCT एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है successcurve.in। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे अपने फ्री मॉक टेस्ट इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।